हाँ, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स या क्लासिफिकेशंस ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस, यानी कि श्रम कानून के प्रकार या वर्गीकरण। तो कभी क्वेश्चन करता है श्रम कानून के प्रकार, कभी कहता है कि श्रम कानून को वर्गीकृत कीजिए। तो डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो श्रम कानून को अलग अलग खंड में वर्गीकृत हैं, लेकिन मोर और लेस सब का क्लासिफिकेशन एक तरह का है। इसलिए कि यह वर्गीकरण जो होता है वह नेचर ऑफ एक्ट, नेचर पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ लेजिस्लेशन पर, कि किस प्रकृति का है। और ये नेचर जो है वह डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, कि क्या विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु के आधार पर वह प्रकृति डिसाइड होता है और प्रकृति के आधार पर इसका प्रकार। तो 3 स्टेप में देखते हैं, मैंने अगर देखें तो समझ सकते हैं कि पहले कि वह कानून किस विषय वस्तु पर है। जैसे मजदूरी विषय वस्तु है तो मजदूरी विषय वस्तु हो गया। अब प्रकृति कि वो मजदूरी जो विषय वस्तु है उसको किस तरह, उसमें उसके किस एंगल पर वो कानून है, उसकी क्या प्रकृति है। तो मजदूरी भुगतान की प्रकृति हो सकती है, मजदूरी की राशि की प्रकृति हो सकती है, मजदूरी में भेदभाव, उसके पेमेंट से रिलेटेड, उसके अमाउंट से रिलेटेड, वेज में डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। अब उस पर कानून किस तरह का है, उसका क्या नाम दिया गया है। तो विषय वस्तु के आधार पर उसकी प्रकृति निर्धारित करते हैं और तब उस कानून के प्रकार को हम लोग बताते हैं। तो KN वैद्य हो या RK दास हो, ये सब लोग इस श्रम कानून को मुख्यतः 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया है, 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया। तो श्रम कानून के 4 प्रकार देखे जाते हैं। पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन या प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, संरक्षात्मक कानून या विधान। संरक्षात्मक, जिसका मेन काम हो प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट कब करते हैं, जब एक्सप्लॉयटेशन की संभावना होती है कि इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इस तरह का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। तो यानी कि वैसे कानून जो श्रमिकों को संरक्षित करने से संबंधित हो, उनके कार्य की दशा को या मजदूरी को संरक्षित करते हो, तो उस वैसे कानून को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस। यानी कि दोज लेजिस्लेशंस विच आर डिवोटेड टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल्सो इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। यानी वैसे कानून जो श्रमिकों के कार्य के दशा को या उनके शोषण को प्रोटेक्ट करता हो, तो वैसे कानून को हम लोग प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस कहते हैं। यानी कि जो प्रोवाइड करता है क्या, संरक्षा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता हो किसको, वर्कर्स को, जो श्रमिकों को संरक्षा देता हो। अब है कि प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन की जब बात करेंगे तो 2 तरह की प्रोटेक्शन की बात होगी। एक प्रोटेक्शन की बात होगी फिजिकल प्रोटेक्शन, शारीरिक प्रोटेक्शन, और दूसरा प्रोटेक्शन की बात होगी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, आर्थिक प्रोटेक्शन। तो श्रमिक को 2 तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, एक फिजिकल शारीरिक
और दूसरा इकोनॉमिक, आर्थिक। फिजिकल में क्या है कि उसके वर्किंग कंडीशंस, उसके कार्य के दशा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। उसके कार्य की दशा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। कार्य की दशा में कौन कौन सा आता है? हेल्थ, स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, साफ सुथरा इन्वायरमेंट हो, डस्ट फ्यूम्स नहीं हो, ड्रिंकिंग वाटर की हो, लैट्रिन यूरिनल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय मूत्रालय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब हेल्थ की बात करेगा। सेफ्टी, एक्सीडेंट नहीं हो, एक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो वैसी स्थिति में उसकी बॉडी इंजुरी यानी शारीरिक क्षति नहीं हो, इसकी छोटे मोटे समस्या के समाधान के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, वेलफेयर की बात करेगा। कार्य के घंटा की बात करेगा कि एक दिन में कितना कार्य लीजिएगा, सप्ताह में कितना कार्य लीजिएगा, छुट्टी क्या दीजिएगा, ये सब। लीव और हॉलीडेज एंड लीव, ये इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। और दूसरा इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन में उसका प्रोटेक्शन किसका होगा? रिलेटेड टू वेज होगा, मजदूरी से संबंधित उसको संरक्षा चाहिए। तो मजदूरी में क्या, उसका मजदूरी का पेमेंट का इंटरवल क्या होगा, उसके मजदूरी से डिडक्शन क्या किया जा सकता है, उसके मजदूरी की अमाउंट क्या हो सकती है, उसके मजदूरी जो दे रहे हैं मेल और फीमेल है, या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल बेसिस यानी क्षेत्रीय आधार पर। तो ये सब आधार पर वेज डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, मजदूरी में भेदभाव तो नहीं है, इससे प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो दो तरह के प्रोटेक्शन होने चाहिए, एक फिजिकल प्रोटेक्शन और दूसरा इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के ये सब एरिया है, फिजिकल प्रोटेक्शन के ये सब एरिया है। तो ये प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन को अगर हम चाहें तो पुनः उनको फर्दर द इंटायर प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस में बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। तो जितने भी संरक्षात्मक श्रम कानून हैं उसको हम फिर से 2 श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो श्रेणी होगा, पहला जो होगा उसको हम कहेंगे वर्किंग कंडीशंस और दूसरा कहेंगे वेज। पहला कहेंगे वर्किंग कंडीशंस का एरिया और दूसरा कहेंगे वेज का एरिया। तो इसी तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट वर्किंग कंडीशन को देखता है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट वेज को देखता है, मिनिमम वेजेज एक्ट वेज को देखता है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वेज को देखता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वेज को देखता है, बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वर्किंग कंडीशन को देखता है, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट वर्किंग कंडीशन को देखता है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वर्किंग कंडीशन को देखता है। तो इस तरह से कुछ कानून वर्किंग कंडीशन को प्रोटेक्ट करेगा और कुछ कानून वेज को प्रोटेक्ट करेगा। तो जब आगे हम लोग देखेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट जैसे आया, जैसे हम कारखाना अधिनियम की बात किए, फैक्ट्रीज एक्ट, तो फैक्ट्रीज एक्ट जो प्रोटेक्ट करता है वह वर्किंग कंडीशन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम जब कहेंगे नेचर या टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज नोन एज प्रोटेक्टिव और वर्किंग कंडीशंस लेजिस्लेशन। प्रोटेक्टिव या वर्किंग कंडीशंस लेजिस्लेशन, संरक्षात्मक या कार्य की दशा अधिनियम कानून, इसको कह देते हैं। इसी तरह जब वेज की बात करेंगे
तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है या मिनिमम वेजेस एक्ट है, या मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो ये जो है वेज को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट किया वर्किंग कंडीशन को, ये प्रोटेक्ट करता है वेज को, वेज को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए जब इसको कहना होगा तो हम कहेंगे प्रोटेक्टिव या वेज लेजिस्लेशन। तो इसको हम फिर से इसका नोमेनक्लेचर देते हैं, ये दोनों एक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव और वेज लेजिस्लेशन। प्रोटेक्टिव और वेज लेजिस्लेशन यानी संरक्षात्मक या मजदूरी अधिनियम। तो इस तरह से देखिएगा कि प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन जो है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज वर्किंग कंडीशंस लेजिस्लेशन एंड सेकंड वन इज वेज लेजिस्लेशन यानी कि कार्य की दशा अधिनियम और मजदूरी अधिनियम। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे संरक्षात्मक अधिनियम, यानी कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं। अब है दूसरा, कि दूसरा अधिनियम कौन है। हाँ, दूसरा जो है वो है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सामाजिक सुरक्षा विधान। सामाजिक सुरक्षा विधान या कानून। तो श्रम कानून कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कहते हैं या विधान कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कानून कहते हैं। अब यह जानना है कि सामाजिक सुरक्षा किसको कहते हैं। तो 6 कंटीजेंसीज या रिस्क ऑफ लाइफ होता है। देयर आर 6 कंटीजेंसीज, आकस्मिकता, 6 आकस्मिकता या उसको कहा जाता है रिस्क ऑफ लाइफ, जीवन की जोखिमें। कि 6 जीवन की आकस्मिकता या जीवन की जोखिम होता है। पहला जीवन की जोखिम है सिकनेस, बीमारी। सिकनेस, बीमारी। अगर कोई श्रमिक है और वह बीमार पड़ जाए तो जैसे बीमार पड़ेगा वह काम करने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता बीमारी में इतने नहीं रहेगी कि वह कहीं भी एम्प्लॉय होकर के अर्न करे। अब जैसे बीमार पड़ा वो काम नहीं कर पाया, एम्प्लॉयर जो है कह सकता है नो वर्क नो वेजेस। तो नो वर्क नो वेजेस जैसे कहेगा वहां उसकी आमदनी जो थी, पर दिन अर्जन जो कर रहा था, जो मजदूरी ले रहा था, वो रुक जाएगा, इंटरप्ट होगा। उसको कहते हैं इनकम इंटरप्शन। तो यह बीमार होगा, काम नहीं करेगा, यानी कि लॉस होगा। किसका? तो लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, यानी उसकी कार्य क्षमता नष्ट होगी ड्यू टू सिकनेस। और जैसे नष्ट होगी, कार्य क्षमता नष्ट होगी, एम्प्लॉयर कह सकता है, वो अपना सिद्धांत अपना सकता है नो वर्क नो वेजेस। कार्य नहीं करोगे, मजदूरी नहीं देंगे। यानी कि इस वर्कर का इनकम क्या हो जाएगा? इनकम इंटरप्ट, बाधित हो जाएगा, इनकम इंटरप्शन हो जाएगा। और जैसे इनकम इंटरप्शन होगा, ये आदमी अपने को इनसिक्योर्ड महसूस करेगा और सुरक्षित महसूस करेगा। यही स्थिति होती है मैटरनिटी में भी। यही स्थिति होती है जब वो टेम्पोररी या परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए।
मातृत्व में भी होती है, यहीं उसकी अपंगता अस्थायी या अस्थायी अपंगता में भी होती है। अगर कोई अर्जक है, अर्नर है, उसकी अगर डेथ हो जाए तो पूरे परिवार के समक्ष ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जो काम करने वाले हैं उसको किसी नौकरी से निकाल दी जाए, वह बेरोजगार हो जाए, तभी भी ये स्थिति आ सकती है। या अगर बूढ़ा हो गया, उसके कारण काम नहीं कर पा रहा है या उसको रिटायर्ड कर दिया जाए, तो फिर से यही टोटल जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगा। यानी कि वह श्रमिक और उसका जो आश्रित है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा। अब इस असुरक्षित जो महसूस कर रहा है, इस असुरक्षा को अगर समाप्त करने के लिए, ताकि वह वर्कर अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करे, तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटी की भावना वर्कर में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसको समाप्त करने के लिए भी कुछ लेबर लॉज पारित किए गए हैं, कुछ श्रम कानून पारित किए गए हैं। और वैसे श्रम कानून को हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। अब कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो सामाजिक सुरक्षा के दायरा में रखते हैं? तो जैसे एम्प्लॉयज कंपनसेशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है। इसी तरह से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, ESI एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसी तरह से है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम। इसी तरह से है मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसी तरह से है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उपादान भुगतान अधिनियम। ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये सब कानून पारित किए गए हैं। ये सब क्या है? सोशल सिक्योरिटी, यानी वर्कर को सामाजिक सुरक्षा देता है। अब यहां एक चीज और क्लियर कर दें कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सारे कानून को, जितने भी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस है, ये सारे ये सामाजिक सुरक्षा कानून को एक साथ इंटीग्रेट करके, एक साथ सम्मिलित करते हुए एक बनाया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, या इसको हम ऐसे कहें सोशल सिक्योरिटी कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसमें सब है, सब कानून को एक साथ मर्ज कर दिया है, एक साथ मिला दिया है, और सामाजिक सुरक्षा संहिता उसका नाम दिया है। 2020 में यह पारित हुआ। इसी तरह से जो पिछला था उसको अभी इसलिए ला रहे हैं कि उस पर दो कोड आया है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसी तरह से जो हमारा पिछला प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन था, तो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन जो है उसमें भी दो एरिया है। प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन का दो पार्ट था। लेजिस्लेशंस में दो पार्ट था, एक था वर्किंग कंडीशन का, दूसरा था वेज का। एक था कार्य की दशा का, वर्किंग कंडीशंस का, और दूसरा था वेज का। अगर वर्किंग कंडीशन में देखें तो बहुत तरह के कानून थे, जैसे कारखाना अधिनियम, फैक्ट्रीज एक्ट,
खान अधिनियम, माइंस एक्ट, बागान श्रमिक अधिनियम, प्लांटेशन लेबर एक्ट, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जर्नलिस्ट वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक सब बहुत तरह का। तो ये सारे कानून को एक साथ मर्ज किया। तो एक साथ मर्ज करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की है कि एक कोड बनाई है, उस कोड का नाम रखी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। उस कोड का नाम रखी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 बना दी। तो एक कोड बना दी और दूसरा कोड बनाई वेज पर। तो प्रोटेक्टिव का दो हम देखे थे, तो एक ये 2020 का आ गया, दूसरा वेज का। तो वेज में क्या किया कि वेज में भी बहुत सारे जो कानून पढ़ते थे उसको एक साथ मर्ज किया, वेज में भी मर्ज किया है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, एक और था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इस सब कानून को मर्ज किया और मर्ज करके वो क्या किया है, बनाया है, ये बनाया है कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन वेजेस 2019 में ही बना दिया। चूंकि अभी तक ये प्रोटेक्टिव का भी कोड नहीं लागू हुआ है, अभी तक सोशल सिक्योरिटी का भी कोड नहीं लागू हुआ है। अब थर्ड जो हम है, तो थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या है, उसको कहते हैं रेगुलेटिव लेजिस्लेशन, रेगुलेटिव। तो तीसरा जो प्रकार है, यहां भी कोड आया है जो लागू नहीं है, यहां भी बहुत सारे कानून को एक साथ मर्ज किया है, रेगुलेटिव में भी। तो अगर कोड के बेसिस पर देखा जाए तो हमारा श्रम कानून जो है, जो प्रोटेक्टिव था वो दो टुकड़ा में टूटेगा, वर्किंग कंडीशंस एक और वेज दूसरा। इसलिए कि वर्किंग कंडीशन पर भी कोड आ गया, वेज पर भी आ गया। सोशल सिक्योरिटी एक हो जाएगा तो सिंगल रह जाएगा। थर्ड जो है वह है रेगुलेटिव लेजिस्लेशंस। विनियम अधिनियम, विनियम अधिनियम या विनियम कानून विधान भी कहते हैं। विनियम कानून या विधान, तो ये हमारा तीसरा कैटेगरी का है। रेगुलेटिव लेजिस्लेशन वैसे लेजिस्लेशन को कहते हैं जो रिलेशनशिप, संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, या अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो इन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर देयर में भी मैनेजमेंट, यानी नियोजक अगर नहीं है तो नियोजक के बदले मैनेजमेंट हो सकता है, और दूसरी साइड में वर्कर के बिहाफ में ट्रेड यूनियन हो सकता है।
इन्हीं के बीच के रिलेशनशिप को अगर रेगुलेट करने से संबंधित, विनियमित करने से संबंधित अगर कोई कानून है, लेजिस्लेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिव लेजिस्लेशन। तो दूसरा है रेगुलेटिव लेजिस्लेशन, यानी दोज लेजिस्लेशन which regulate the relationship between employer and workers in the industrial organization। वैसे कानून या विधान जो नियोजक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजक तथा श्रमिकों के बीच के संबंध को विनियमित करता हो, यानी खराब है तो अच्छा बनाए, अच्छा है तो और मजबूत बनाए। तो वैसे कानून को हम लोग रेगुलेटिव कहते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये रिलेशनशिप अगर खराब होगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचानें, कैसे चिन्हित करेंगे कि एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में रिलेशनशिप खराब है। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो दो तरह का हुआ। रिलेशंस जो है वो दो तरह का होता है, संबंध दो तरह का होता है। एक संबंध होता है कॉपरेशन का, सहयोग का संबंध होता है, और एक संबंध होता है मतभेद का, कन्फ्लिक्ट का संबंध होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। तो दो आदमी जब किसी आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उनके बीच कॉपरेशन रहता है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो अगर कन्फ्लिक्ट दिखाई दे, यानी कि दोनों पार्टी, दोनों व्यक्ति के बीच का संबंध अच्छा नहीं रहा, तो हमको ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ निगेटिव कहिए या उसको कहिए एडवर्स रिलेशनशिप, समझे। यानी कि जो मतभेद है वह विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पर हम लोग देख लेंगे कि दोनों पार्टी के बीच में संबंध नॉट एमिकेबल, यानी सौहार्दपूर्ण नहीं है। तो यही इंडिकेटर होता है। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट ये प्राइमरी स्टेज होता है और सेकेंडरी स्टेज में जाएंगे तो यही कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट में कन्वर्ट होता है। तो यहां हम कैसे जानेंगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट या विवाद है तो उसको हम क्या करें, अच्छा बना दें, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। तो अच्छा बनाने के लिए ये सॉल्व कर दें, खत्म कर दें। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को सेटल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, तो वैसे में रिलेशनशिप जो दोनों दल हैं, एम्प्लॉयर और वर्कर या मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन, औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो विद्यमान एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं, उनके बीच के संबंध ऑटोमेटिक रेगुलेट हो जाएगा। तो अब है कि अपने देश में कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनको हम लोग रेगुलेटिव कहते हैं, जो संबंध को रेगुलेट करता है। एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच के संबंध को रेगुलेट कौन कौन से करता है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पारित है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का है। ट्रेड यूनियंस एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का है, 47 का। ट्रेड यूनियंस एक्ट, श्रम संघ अधिनियम 1926 का है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 का है। औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 का है। ये सब जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स को रेगुलेट करता है, ये सब रेगुलेट करता है। अभी जो नया आया है कोड, इस तीनों एक्ट को एक साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में ये तीनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी तीनों को अमेलगमेट करके और एक संहिता के अंतर्गत ला दिया गया है। और अमेलगमेशन में क्या है, जो कॉमन प्रोविजन है वो एक साथ रख दिए गए हैं और जो इनडिफरेंट प्रोविजंस हैं उसको अलग अलग रख दिया गया। तो ये रेगुलेट करता है संबंध को, किसका, तो संबंध को रेगुलेट करता है। अब इस रेगुलेटिव लेजिस्लेशन को अगर और इंटेंसिव जाए तो यही देखेंगे कि इसका दूसरा सिनोनिम्स आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेजिस्लेशन के नाम से भी आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेजिस्लेशन, औद्योगिक संबंध अधिनियम भी इसको कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेजिस्लेशंस। तो हम लोग ये थर्ड देखें तो पहला था प्रोटेक्टिव, तो प्रोटेक्टिव में दो हो गया, वर्किंग कंडीशंस लेजिस्लेशन और दूसरा था वेज लेजिस्लेशन। दूसरा था सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम विधान या कानून। तीसरा है रेगुलेटिव लेजिस्लेशंस, जिसका हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेजिस्लेशन भी कहते हैं। जो चौथा है टाइप्स, उसका नाम है वेलफेयर लेजिस्लेशंस, कल्याण अधिनियम, कल्याण विधान या कानून। वेलफेयर लेजिस्लेशन, कल्याण विधान। अब है कि कल्याण अधिनियम है या विधान या कानून, तो कल्याण का डायरेक्ट जो संबंध है वो है समस्या के समाधान से। प्रत्यक्ष इसका संबंध क्या है, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या का समाधान या निपटारा या सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या का समाधान। अब है कि वर्कर्स जो जाते हैं कहीं भी, तो वो काम के दौरान उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारे समस्याओं को अनुभव करते हैं। तो वो समस्या के समाधान के लिए या कुछ ऐसे स्थितियां आती है जिससे उनको संक्रामक रोग यानी क्रोनिक डिजीज की संभावना होती है, या वो अपने रूटीन को मेंटेन करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और सहम महसूस करते हैं, तो वो सब के लिए वेलफेयर लेजिस्लेशन भी पारित किया गया। लेटर फेज में ये वेलफेयर लेजिस्लेशन का जो फंक्शन है वो बड़ा लिमिटेड हो गया। बहुत सारे वेलफेयर प्रोविजंस जो है वो आपके वर्किंग कंडीशंस लेजिस्लेशन यानी जो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन था उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोविजन मर्ज कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे वेलफेयर से रिलेटेड, यानी कि कहीं भी जो एम्प्लॉयड व्यक्ति वर्कर है उनके समस्याओं के समाधान और उनको कुछ विशिष्ट सुविधा प्रदान करने के लिए ये वेलफेयर लेजिस्लेशन पारित किया गया। अगर इसका एग्जामिन कीजिएगा तो ये माइन से रिलेटेड वे वेलफेयर लेजिस्लेशन सबसे ज्यादा है। माइन से, खान से संबंधित जो है वो वेलफेयर लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा बीड़ी सिगार से भी है, बीड़ी सिगार वर्कर के लिए भी है, या अन्य सब्जेक्ट मैटर पर भी है, जैसे कोल माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। तो इस तरह से आयरन और माइंस, तो ये सब के से रिलेटेड जो है वेलफेयर, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स लेबर वेलफेयर है। तो इनके स्पेसिफिक वेलफेयर को कंसीडर किया गया जिससे कि वो उनकी समस्या का समाधान हो और जो समस्याएं उनको फ्यूचर में भी परेशान करने वाली हो
ज़्यादातर ये स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, उससे उनको प्रोटेक्शन मिले। तो इसके लिए स्पेशल सेस लगा करके और फंड को एकोमुलेट किया जाता है और एम्प्लॉयर को पर भी चार्ज इम्पोज किया जाता है। लेकिन ये जितने भी माइंस हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो ज़्यादातर जो हमारा प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पर एक सर्टेन % अमाउंट को सेस लगा करके और उन्हीं वर्कर के वेलफेयर की बात की जाती है। अब यहाँ जब वेलफेयर लेजिस्लेशन में देखिएगा तो दो तरह का स्थिति आएगा कि हम जो लाभ देंगे, जो कल्याण सुविधा देंगे, तो वह किस तरह का होगा। तो एक होता है मॉनेटरी फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म मतलब मुद्रा के रूप में दे सकते हैं, और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी फॉर्म, यानी जिसमें मुद्रा के रूप में हम नहीं देते हैं। तो मुद्रा के रूप में तो कैश, यानी कि हम नगद पेमेंट करते हैं, कैश करंट करेंसी या कॉइन्स में हम दे देते हैं। अगर नॉन मॉनेटरी होता है तो यहाँ दो तरह का होता है। एक नॉन मॉनेटरी में होता है कि आप फैसिलिटी दे दें, सुविधा दे दें, और दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज, अगर आपके प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है जिससे कि वह कमोडिटीज को एक्सेप्ट कर सकता है तो कमोडिटीज के फॉर्म में उसको वेलफेयर फैसिलिटी दे दीजिए। जैसे कोल माइंस वगैरह में कोयला दिया जाता है, सर्टेन कोयला जो है उसको वीकली या मंथली उसका कोटा एक बांध दिया जाता है, उतना कोटा जो है दिया जाता है ताकि अपना जलावन का काम में वो यूज करे। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिशन था। और फैसिलिटी जैसे हाउसिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, कैंटीन की फैसिलिटी देंगे, या ये उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री वाटर सप्लाई देंगे। तो ये जितने भी माइंस होते हैं वो बेसिकली पठारी एरिया में होते हैं, जहाँ उसको समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, तो वाटर सप्लाई की बात करेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करेगा। अगर कोयला कोल माइंस है, कोयला एक सर्टेन कोयला उसको प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे सकता है, हाउसिंग फैसिलिटी भी। तो एक अलग से वेलफेयर लेजिस्लेशन भी पारित किए गए। अभी इस पर वेलफेयर कोड सरकार ने नहीं बनाया है, वो 4 कोड ही बनाई है, एक वर्किंग कंडीशन का, एक वेज का, एक सामाजिक सुरक्षा का, और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो एक क्लासिफिकेशन है। लेकिन एक चीज हम लोगों को जान लेना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन जो भी होता है वो ऑथर जो है वो नेचर पर क्लासिफाई करता है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन देखे जो, तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसमें 2 पार्ट हो जाता था। वर्किंग कंडीशन वेज जो प्रोटेक्टिव है था, तो प्रोटेक्टिव जो लेजिस्लेशंस थे उसका 2 पार्ट हम लोग देख लिए। एक वर्किंग कंडीशंस को डील करता था, कार्य की दशा को डील करता था, यानी वर्किंग कंडीशंस लेजिस्लेशन के फॉर्म में, और दूसरा देखिए प्रोटेक्टिव जो वेज लेजिस्लेशन के फॉर्म में था। दूसरा हम लोग देखे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। तीसरा हम लोग देखे रेगुलेटिव लेजिस्लेशन। चौथा देखे वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो ये 4 क्लासिफिकेशन देखे। लेकिन अगर इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए तो इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग 5 तरह से देख सकते हैं। 1 देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5।
5 कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन या काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन भी इसको कहता है, कहीं कहीं टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन भी रहेगा, तो इससे कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये सब सिनोनिम्स के रूप में यूज होता है। ये निर्भर करता है क्वेश्चन पूछने वाला या सेटर पर कि कौन सा टर्म यूज करें। तो ये तीनों तरह का अगर पूछ रहा है तो हमको एक ही उसका जवाब देना है। तो टाइप्स पूछे तो टाइप्स, काइंड्स पूछे तो काइंड्स, या क्लासिफिकेशन पूछे तो क्लासिफिकेशन शब्द का हमको यूज करना होगा।